अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमारी डिस्कशन होगी सपोर्ट इन मूवमेंट चैप्टर की। हम पहले उसके कुछ लेक्चर्स ले चुके हैं। हमने पढ़ा कि सपोर्ट क्या होती है, मूवमेंट क्या होती है, स्केलेटन क्या होता है, किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह का स्केलेटन होता है। हाइड्रोस्केलेटन कहीं होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी में एक्सोस्केलेटन होता है, कहीं एंडोस्केलेटन होता है, ह्यूमंस के अंदर एंडोस्केलेटन होता है। फिर हमने बोन्स के बारे में पढ़ा कि बोन्स क्या हैं, बोन्स की कॉम्पोजिशन क्या है, आउटर कॉम्पैक्ट बोन कैसी होती है, स्पंजी बोन कैसी होती है, ऑस्टियन क्या होता है, ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट्स क्या होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट्स क्या होते हैं, कार्टिलेज क्या होती है, कार्टिलेज और बोन में फ़र्क क्या होता है, कार्टिलेज का टाइप्स क्या हैं, हाईलाइन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। फिर उसके बाद हमने देखा कि ह्यूमन स्केलेटन कितनी बोन से बना है, किस जगह पे कौन सी बोन है, किस बोन का क्या नाम है। ठीक है, अब इस डिस्कशन के बाद हमने ये देखना है, अब थोड़े से फिर हमने डिसऑर्डर्स भी देख लिए पहले, लेकिन यहाँ पे हमारी अब डिस्कशन होगी जॉइंट्स की। डिसऑर्डर्स कुछ हमने देखे थे, फिर हमने फ्रैक्चर, बोन रिपेयर्स भी हमने देखा। स्केलेटन के डिसऑर्डर्स में हम स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलोसिस, शियाटिका, आर्थराइटिस को देख चुके हैं। फिर हमने जॉइंट्स को डिस्कस किया और जॉइंट्स की टाइप्स को डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि फ्रैक्चर यानी कि बोन के टूट जाने को फ्रैक्चर्स कहते हैं, दो तरह के होते हैं। फ्रैक्चर्स में फिर ये था कि एक पॉइंट हमारा जो रह गया वो ये था कि ओपन फ्रैक्चर होता है और क्लोज्ड फ्रैक्चर होता है। ठीक है, सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर के फ्लो चार्ट बना के आपको उससे ज़्यादा समझ आएगा। फ्रैक्चर, दो तरह के फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर जिसको हम कहेंगे क्लोज्ड फ्रैक्चर्स, ठीक है, और दूसरा जो है वो कंपाउंड फ्रैक्चर या फिर ओपन फ्रैक्चर। ठीक है, अच्छा, और फिर एक होगा जिसे हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहेंगे। वो क्यों कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वो भी हम देखेंगे। एक होगा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, अच्छा, तो सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर जो होता है, इसमें क्या होता है कि स्किन जो है वो इंटैक्ट होती है, स्किन अपनी जगह पे जुड़ी होती है, बोन हड्डी अंदर टूटी होती है मगर स्किन पे यानी ऊपर की सतह पे आपको कोई मसला दिख नहीं रहा होता। फिर अगर बोन की एंड स्किन को पेनिट्रेट करें और कोई ज़ख़म बना दे, ठीक है, फ्रैक्चर, हड्डी टूटी है और ज़ख़म भी बन गया, तो वो होगा ओपन फ्रैक्चर क्योंकि स्किन खुल गई ना, या कंपाउंड फ्रैक्चर जिसमें वूंड हो, जिसमें ज़ख़म हो, वो वाला कंपाउंड फ्रैक्चर। और अगर इतना फ्रैक्चर हो जैसे अगर रिब है, पसली है, पसली टूटी, ज़ख़म भी बना और पसली ने फिर लंग्स को डैमेज यानी आपके ऑर्गन को भी डैमेज कर दिया, तो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। जब अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये पसलियाँ टूट जाती हैं, इससे क्या होता है वो पसली लंग्स में खुप जाती हैं, फेफड़ों में, तो ऑर्गन को जो डैमेज करेगा फ्रैक्चर वो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, उसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये जो फ्रैक्चर्स हैं, बोन है, इसका रिपेयर कैसे होता है, इसकी 4 स्टेजेस डिस्कस की थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देना है, तो मैंने आपको बताया कि उसे इमोबिलाइज करना है, आपने उसको मूव नहीं करना, खुद से उसको जो हड्डी को जोड़ने की काम नहीं करना, होशियारी नहीं करनी ज़्यादा, और कूलिंग लगानी है, आइस पैक्स लगाने हैं उस जगह पे आपने, और विक्टिम जो है जिसको चोट लगी है उसको कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाना है आपने, और उसके बाद जो है जो जगह टूटी है उसके बाहर कोई लकड़ी या कोई स्प्लिंट या कोई सपोर्ट उसके साथ देनी है थोड़ी देर तक, जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता। फिर उसके बाद आपने सुनना है कि विक्टिम आपको, जिसको चोट लगी है, जो पेशेंट है, आपको क्या बता रहा है, इसको किस तरह की तकलीफ़ है, किस जगह पे है। और अगर हिप, एंकल या लेग के जॉइंट्स के कंपाउंड फ्रैक्चर्स हो यानी टांग के हिस्से के, या जो खास तौर पे जो ये वाला फ्रैक्चर है, हिप एरिया का फ्रैक्चर, ये बहुत मुश्किल किस्म का कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है, तो इसमें हमने उसको एम्बुलेंस में प्रॉपर स्ट्रेचर पे ले जाना है, गाड़ी में लिटा के बिठा के उसको नहीं ले जाना है, क्योंकि उसकी हड्डियाँ टूटी नहीं है, वो और डिस्प्लेस हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट था फ्रैक्चर का। फिर जॉइंट्स की कुछ जो खास तौर पे जॉइंट्स की इंजरीज हैं, क्योंकि जो पहले हमने पढ़ी थी वो स्केलेटन की थी, एक उसमें आपकी आ जाती है डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, और दूसरा आ जाता है स्प्रेन। स्प्रेन कहते हैं जो मोच वगैरह जो पड़ जाती है ना, वो स्प्रेन होता है। ठीक है, तो डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, उसमें क्या होता है कि एक जॉइंट अपनी जगह से हिल जाता है, दो हड्डियाँ, ये एक हड्डी है और ये दूसरी हड्डी है, इन्होंने जॉइंट बनाया हुआ है, ये इस तरफ हो जाएगी डिस्प्लेस, ये इस तरफ हो जाएगी, तो जॉइंट की डिसलोकेशन हो जाएगी। इससे क्या होता है, मसल्स, इनके अराउंड जो मसल्स होंगे, आसपास जॉइंट्स हैं, बोन्स, इनके अराउंड जो मसल्स होंगे वो फट सकते हैं,
और लिगामेंट्स और टेंडन्स रप्चर यानी कि फट सकते हैं। लिगामेंट्स और टेंडन्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं एक बोन को दूसरी बोन से, यानी इस हड्डी और इस हड्डी के दरमियान जो जोड़ने वाला टिश्यू है वो लिगामेंट। और टेंडन क्या करता है? टेंडन कनेक्ट करता है बोन को मसल से, यानी कि ये जो बोन है, ये बोन इस मसल से, ये मसल इससे किसके थ्रू कनेक्टेड होगी? टेंडन के थ्रू। ठीक है, तो ये लिगामेंट और टेंडन का फर्क है। लिगामेंट बोन टू बोन और टेंडन बोन टू मसल। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद क्या है? इसमें बस मोस्ट कॉमन कॉजेज इसकी ये हैं, आप गिर गए, कोई चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने ज़ोर का मुक्का मारा, तो इससे जो है जॉइंट्स डिसलोकेट हो सकते हैं। और एक और रीज़न ये कि आपके लिगामेंट्स यानी जो दो बोन्स को जोड़ने वाला जो टिश्यू है, अगर वो हल्का है, कमज़ोर है, उसके टूटने की वजह से भी हड्डियाँ डिस्प्लेस हो सकती हैं। और रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, पीछे हम आर्थराइटिस पढ़ के आए हैं, जेनेटिक कॉज होता है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस का। अगर ये आपको हो, आर्थराइटिस मतलब आर्थराइटिस वाला लफ्ज़ जब आए तो टिस का मतलब इन्फ्लेमेशन और आर्थराइटिस जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन। तो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से भी हो सकती है जॉइंट्स की डिसलोकेशन। और जो डॉक्टर्स होते हैं, ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, वो जॉइंट को ठीक करके वापस जगह पे ला सकते हैं। और कभी कभी सर्जरी की भी ज़रूरत होती है, कभी कभी नॉन सर्जिकली बगैर सर्जरी के ठीक हो जाता है और कभी कभी आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है। स्प्रेन क्या है? अगर लिगामेंट की इंजरी हो तो वो स्प्रेन होता है, उसे हम कहते हैं मोच जाना। लिगामेंट हमने पढ़ा कि एक बोन को दूसरी बोन से जो कनेक्ट करता है, उसमें अगर इंजरी हो जैसे कि एंकल, नी या रिस्ट के रीजन में, तो क्या होगा? इंजरी की वजह से लिगामेंट को खतरा हो जाएगी और वो डैमेज हो जाएगी। The ligaments can be injured by being stretched too far from their natural position। अब ligaments ने ना इलास्टिक होते हैं, लेकिन अगर आप इसको दो बोन्स को इतना खींचोगे, जैसे ये हड्डी और ये हड्डी जो है ना एक लिगामेंट से जुड़ी हुई है, अब मैं इस हाथ को इतना अगर पीछे मरोड़ूं कि अपनी हद से ज़्यादा भी, तो लिगामेंट फट जाएगा, टूट जाएगा। जैसे अक्सर जो रनर्स होते हैं, एथलीट्स, उसमें जो ये पाँव का जो एंकल का पीछे वाला टेंडन होता है, इसे कहते हैं एशिलीस टेंडन। ठीक है, ये अक्सर लोगों में टूट फट जाता है रनर्स में। अब इसको एशिलीस टेंडन क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रीक जो स्टोरीज़ है ना, ग्रीस के जो लोग हैं, ग्रीक मिथोलॉजी, ग्रीक स्टोरीज़ में एक उनका गॉड था, एक इम्पॉर्टेंट उनकी एक हिस्टोरिकल फिगर था, एशिलीस उसका नाम था। तो उसके जो ये पाँव का, ये जो पाँव है ना, समझे ये पाँव है, ठीक है, तो ये वाला जो इस जगह पे जो टेंडन होता है हील से ऊपर, यहाँ पे किसी ने जहर का तीर मारा था। ठीक है, तो वो एशिलीस टेंडन से कहा जाता है। फिर उसके बाद स्प्रेन्स कैन यूजुअली बी ट्रीटेड कंजर्वेटिवली विद ट्रीटमेंट सच एज आइसिंग या फिजिकल थेरेपी। आइसिंग या फिजिकल थेरेपी के थ्रू जो है आप इसको ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद अ डिसलोकेटेड जॉइंट यूजुअली कैन ओनली सक्सेसफुली बी रिड्यूस्ड इनटू इट्स नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, ये तो जॉइंट की हमने बात कर ली। अब जाहिर सी बात है, जब हमने बोला कि जॉइंट अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ सकता है, तो ऑब्वियसली जब लिगामेंट टूटा है या फटा है तो जॉइंट, ये इनको जोड़ने वाली चीज़ जब टूटी है तो जॉइंट ही तो फिर हिल जाएगा। तो हम लिगामेंट को सर्जिकली ऑपरेशन करके ठीक करके अपनी जगह पे ला सकते हैं। और इसके लिए इलाज क्या है? वैसे नॉर्मल इलाज तो ये कि फिजियोथेरेपी कराएं, उस जगह पे बर्फ़ लगाएं, आइसिंग कराएं, उसकी पट्टियाँ कर देते हैं और उसको ज़्यादा हिलाते नहीं है, मोच वगैरह आ जाए जब पाँव में। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा लिगामेंट का रप्चर हो गया, मसला हो गया, तो हम ऑपरेशन के थ्रू भी उसे ठीक कर सकते हैं। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, पहले बोन्स था, कार्टिलेज और जॉइंट्स वगैरह, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मसल्स की टाइप और स्केलेटल मसल फाइबर का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मसल्स क्या होते हैं। स्पेशलाइज्ड टिश्यूज दैट कैन अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एंड प्रोवाइड मूवमेंट्स to body parts or whole body are called muscles। ठीक है, the study of muscles is called myology। they also function to hold body parts in postural positions, movement of body fluids and heat production। ठीक है, तो आपकी सपोर्ट एंड मूवमेंट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हो ही किसके थ्रू रही है? बोन्स और मसल्स के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो अब मसल्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड टिश्यू, खास टिश्यू जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके। तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन हो रही थी मसल्स की। मसल्स क्या होते हैं? मसल्स बेसिकली जो है वो हम उसे
मैंने आपको जैसे बताया कि ये यूनिट्स फॉर मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट में मदद करने वाले जो टिश्यूज़ होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू यानी कि ख़ास टिश्यू जो मसल आपको मूवमेंट करेगा किस तरह से, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो कि दैट कैन अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट एंड पोस्चरल चेंजेस आर कॉल्ड मसल्स। अब मसल्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मसल्स क्या क्या काम करेंगे? एक तो ये करेंगे मूवमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट काम इनका है मूवमेंट, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करेंगे, पोस्चरल चेंजेस यानी आपके पोस्चर में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद करेंगे आपके बॉडी पार्ट्स को होल्ड द बॉडी पार्ट्स। इसके अलावा क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स की मूवमेंट, ठीक है। और इनका क्या काम होगा, हीट प्रोडक्शन में भी इनका थोड़ा सा काम होगा। तो ये मसल्स के फंक्शंस हो गए, क्या क्या, कि मूवमेंट, मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लोकोमोशन करनी है, या एक जगह पे ही चीज़ को मूव करना है, हाथ को मूव करना है, गर्दन को, टांग को, पाँव को, तो मसल्स मूवमेंट कराएंगे। पोस्चरल चेंजेस मतलब कि मैं इस वक्त यूँ हूँ या झुक जाऊँ या यूँ हो जाऊँ, तो मैंने अपना पोस्चर, अपना जो आउटलुक है वो चेंज कर लिया। इसको चेंज करने में, पोस्चर्स को चेंज करने में मसल्स मदद देंगे। बॉडी पार्ट्स को होल्ड करने में यानी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अपनी जगह पे रखने में जो ये स्केलेटल मसल्स हैं ये काफ़ी मदद देते हैं। फिर मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स क्या क्या होते हैं, जैसे सिलाइवा हो गया, जैसे यूरिन हो गया, जैसे ब्लड सबसे बड़ा आपका बॉडी फ्लूइड है। तो इनकी जो मूवमेंट है, इसकी मूवमेंट किसके थ्रू होती है, कुछ मसल्स की इसमें काम होता है। किस तरह से आप पेरिस्टाल्सिस देखें, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जब आप खाना खाते हैं तो एसोफेगस पेरिस्टाल्सिस करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और खाना आहिस्ता आहिस्ता यूं यूं करके आगे चला जाता है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टाल्सिस होती है, वेव्स होती हैं, खाना यूं 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 आगे चला जाता है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के बदले में। फिर अगर हम और एग्जांपल देखें तो सर्कुलेशन यानी कि ब्लड वेसल्स में जो है आपके मसल्स होते हैं, तो वो मसल्स ब्लड को मूव कराने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं। उनकी एक टोन होती है, हर वक्त एक कॉन्ट्रैक्शन, हर वक्त एक पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं ब्लड वेसल्स आपके, जिसको हम कहते हैं टोन, हर वक्त कॉन्ट्रैक्टेड हल्के से होते हैं। उस टोन की वजह से क्या होता है कि ब्लड की थोड़ी सी मूवमेंट होती है। फिर ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर हीट प्रोडक्शन में भी मसल्स का काम होता है। यहाँ पे हमने देख लिया कि मसल होता क्या है। अब हम ये देखेंगे कि मसल कितनी टाइप्स के होते हैं। तो मसल्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सी टाइप्स हो गई उसमें, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। हमारी बॉडी में 3 तरह के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। अब अगर हम देखें तो पहले हम एक एक मसल को अलग से डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हर मसल की कंपैरिजन कर लेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये असल में पहले इसलिए लिखा हुआ है कि थोड़ा सा लेक्चर रिकॉर्ड हो, ये पूरा मैंने एक दफ़ा लेक्चर दिया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो ये पहले का लिखा हुआ है, उसी पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा जी, अब टाइप्स ऑफ मसल्स, उसमें क्या है, सबसे पहले आपका स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल क्या होता है, इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। स्मूथ मसल वो मसल है जो बॉडी में सबसे ज़्यादा, जिसके फंक्शंस डाइवर्स हैं, जिसके फंक्शंस में वैरायटी है, यानी कि ये एक काम भी कर रहा होगा, कहीं पे दूसरा काम कर रहा होगा, कहीं पे तीसरी तरह का काम कर रहा होगा, और इसकी लोकेशन भी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। जबकि जो बाकी 2 मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स, उनका एक ही तरह का फंक्शन है, जबकि स्मूथ मसल्स का अलग तरह का फंक्शन है। कैसे, स्मूथ मसल्स की लोकेशन से पता चलेगा। अब इसकी लोकेशन कहाँ होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी कि ब्लड वेसल्स जो कि आपकी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम में जो एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं, ओवरी हो गया, इन ऑर्गन्स के अंदर होती है, ग्लैंड्स हो गए, थायराइड, पैराथायराइड, इनके अंदर स्मूथ मसल्स होंगे। फिर आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो कि गोनेड्स हैं, ओवरीज हैं, आपकी यूट्रस है, इसके अंदर भी स्मूथ मसल्स होते हैं। फिर अगर आप बात कर लें अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो किडनी, नेफ्रॉन, जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर है, यूरिथ्रास हैं, इनके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। तो हर जगह पे स्मूथ मसल का अलग काम है। कहीं पे स्मूथ मसल जो है खाने की डाइजेशन करा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, कहीं पे जो है स्मूथ मसल वो सिक्रीशन यूरिन की करा रहा है। तो डिफरेंट जगह पे इसके डिफरेंट काम होते हैं आपके स्मूथ मसल के।
ये तो हमारी डिस्कशन होगी कि इसके फंक्शन के ऊपर और इसकी लोकेशन के ऊपर। अब थोड़ा सा अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देख लें और इसकी शेप को देख लें, तो स्मूथ मसल की शेप होती है स्पिंडल जैसी, स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल कुछ यूं करके शेप को हम अगर कह लें तो ये ऐसी सी शेप यूं करके और यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्टेड, इस तरह से स्पिंडल स्पाइरल सी शेप होती है, ठीक है। अच्छा, और इसकी शेप स्पाइरल या स्पिंडल जैसी होती है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसका एक न्यूक्लियस होता है जो कि बीच में सेंटर में पड़ा होता है जिसके सेल के, मसल के सेल के अंदर। तो इसको हम क्या कहेंगे कि स्मूथ मसल्स यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, स्मूथ मसल्स यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और स्मूथ मसल्स का क्या होता है कि इनके अंदर स्ट्राइशंस नहीं होती। जब हम बाकी मसल्स देखेंगे, स्केलेटल मसल्स और जो आपका है कार्डिक मसल, तो उसमें स्ट्राइशंस मतलब स्ट्राइप्स होती हैं, ब्लैक और वाइट बैंड्स होते हैं, जैसे जेब्रा के अंदर होंगे एक काली लकीर एक सफ़ेद लकीर। तो स्मूथ मसल्स है वो नहीं होते। फिर स्मूथ मसल्स की एक और बात क्या होती है कि ये इनवॉलेंटरी होते हैं, यानी कि ये आपके कंट्रोल में नहीं होते, ये खुद से काम करते हैं। अब जाहिर सी बात है, हमें पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जहाँ पे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पे स्मूथ मसल है। तो क्या आप खाना अपनी मर्जी से हजम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये इनवॉलेंटरी होते हैं, यानी कि इन पे आपका कंट्रोल नहीं होता। तो ये हो गई इसकी बात। अब यहाँ से मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के थोड़ा सा बता देती हूँ। स्मूथ मसल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड आर मोर वेरिएबल इन फंक्शंस देन अदर मसल टाइप्स। ये बात हमने डिस्कस कर ली। दे हैव स्पिंडल शेप, दे हैव सिंगल न्यूक्लियस इन द मिडल ऑफ द सेल। फिर उसके बाद दे डू नॉट हैव स्ट्राइशंस। ये सारी बातें हमने डिस्कस ऑलरेडी कर ली हैं। फिर फंक्शन इनका इनवॉलेंटरी होता है, लोकेशन इनकी डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम में होती है। ये सारी डिस्कशन हो गई। फिर इस जो मसल होता है उसके एक छोटे से पार्ट को, उसके एक छोटे से हिस्से को कहते हैं हम मायोफिलामेंट्स। तो ये कहता है कि इसके मायोफिलामेंट्स सार्कोमेयर्स में अरेंज नहीं होते। जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी इस लेक्चर के एंड पे कि सार्कोमेयर क्या होता है। लेकिन स्मूथ मसल के अंदर सार्कोमेयर नहीं होते, सार्कोमेयर स्केलेटल मसल के अंदर होते हैं। तो ये वो बात बता रहे हैं। फिर उसके बाद अगली बात इसकी कहता है कि स्मूथ मसल्स के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये डिस्कशन करनी स्मूथ मसल्स की। अगली डिस्कशन होगी कार्डिक मसल्स के ऊपर, जो कि अगली टाइप ऑफ मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स। अब कार्डिक मसल्स वो मसल्स जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कार्डिक मसल्स की अगर मैं की पॉइंट्स, की फीचर्स बताऊं तो वो ये है कि कार्डिक मसल्स में स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं, यानी कि स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती हैं। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको लाइट और डार्क जगहें नज़र तो आएंगी, लेकिन कार्डिक मसल में क्या होता है, इर्रेगुलर स्ट्राइशंस। जबकि जो स्केलेटल मसल होता है उसमें रेगुलर प्रॉपर एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, इस तरह से स्ट्राइप्स होती हैं। जबकि कार्डिक मसल में इर्रेगुलर स्ट्राइशंस होती हैं। कार्डिक मसल भी क्या होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो ये स्ट्राइशंस किसकी तरह हो गई, स्केलेटल मसल्स की तरह, लेकिन यूनी न्यूक्लिएटेड यानी कि एक न्यूक्लियस होना कैरेक्टर है स्मूथ मसल्स का, जबकि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। फिर एक और बात आई कार्डिक मसल्स की, क्या आप अपनी मर्जी से अपना दिल धड़का सकते हैं? नहीं। तो कार्डिक मसल्स क्या होते हैं, वॉलंटरी नहीं होते, इनवॉलंटरी होते हैं, ठीक। ये कार्डिक मसल्स की बात होगी। तो अगर हम इसकी डिस्कशन को देखें बुक से, तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कार्डिक मसल्स? है हार्ट में प्रेजेंट होंगे। फिर इनकी कुछ ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस इसकी मतलब इसने एक से दो, दूसरे से तीसरा मसल कनेक्टेड होता है, उनके दरमियान गैप जंक्शंस होते हैं। कार्डिक मसल्स के जो सेल्स होते हैं गैप जंक्शंस होते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। और इन गैप जंक्शंस के होने की वजह से क्या होता है कि जो आपका एक्शन पोटेंशियल है, जो आपका नर्व इम्पल्स है, वो तेज़ी से पास हो जाता है एक सेल से दूसरे मसल सेल में। ये स्मूथ मसल की डिस्कशन और कार्डिक मसल की डिस्कशन होगी। उसके बाद बात आती है स्केलेटल मसल्स की, ठीक है। स्केलेटल मसल्स क्या है आपके, इन्हें हम दूसरा नाम कहते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल्स, इनके की पॉइंट्स क्या है कि इसमें स्ट्राइएशंस होती हैं, रेगुलर स्ट्राइएशंस होती हैं, रेगुलर लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है
यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं होता, इसमें एक न्यूक्लियस नहीं होता, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं एक इसके सेल के अंदर। इसका सेल भी स्पिंडल शेप होता है, लेकिन अब इन दोनों से, स्मूथ और कार्डिक मसल से स्केलेटल मसल, इस तरह से फर्क होता है कि इसके अंदर क्या होती है, ये वॉलंटरी होता है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जो आपके लिम्स के मसल्स हैं, ट्राइसेप्स है, बाइसेप्स है, जितने भी फेस के मसल्स हैं, ये स्केलेटल मसल्स हैं। आप अपनी मर्जी से स्माइल करके इस मसल को हिला सकते हैं ना, यूं कर सकते हैं, अपनी मर्जी से हाथ को हिला सकते हैं, अपनी मर्जी से आर्म को मूव कर सकते हैं। तो ये सारी स्केलेटल मसल की मूवमेंट्स है जो कि आप कर सकते हैं। तो ये आपके वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, बोन्स के साथ ये अटैच होता है। ठीक, तो अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ आपके लिए, तो स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स इनवॉलेंटरी और स्केलेटल मसल्स वॉलेंटरी। स्मूथ मसल्स के अंदर नो स्ट्राइशंस, कार्डिक मसल्स के अंदर इररेगुलर स्ट्राइशंस और स्केलेटल मसल्स के अंदर रेगुलर स्ट्राइशंस। ठीक है, फिर शेप जो है, कार्डिक मसल्स के अंदर इंटरकलेटेड डिस्क्स होंगी, जबकि स्मूथ और जो स्केलेटल मसल्स हैं वो स्पिंडल शेप्ड होंगे। कार्डिक मसल और स्मूथ मसल यूनिन्यूक्लिएटेड, जबकि स्केलेटल मसल्स मल्टीन्यूक्लिएटेड। तो ये हमारी मोटी मोटी डिस्कशन हो गई टाइप्स ऑफ मसल्स के ऊपर। अब हमारी जो मेन डिस्कशन होगी वो स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर पे होगी कि स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्केलेटल मसल जो है वो उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्केलेटल मसल किस चीज़ से बना होता है, हमने बताया कि मसल्स होते हैं। फिर मसल्स में जो एक मेन टाइप हम पढ़ रहे हैं वो है फिलहाल स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स या स्ट्राइटेड मसल, स्ट्राइटेड मसल के मसल फाइबर्स होते हैं, ये जिस चीज़ से बना होता है उसे हम कहते हैं मसल फाइबर्स। स्केलेटल मसल के अराउंड एक कवर होता है जिसे हम कहेंगे एपीमाइजियम। एपी मीन्स आउट और माइजियम लफ्ज़ आ गया तो मसल के लिए, तो स्केलेटल मसल की जो कवरिंग होगी वो एपीमाइजियम। फिर स्केलेटल मसल डिवाइड होता है बंडल्स ऑफ छोटे छोटे मसल्स में, उस बंडल ऑफ मसल को हम क्या कहते हैं, फेसिकुलस। ठीक, इस फेसिकुलस के अराउंड जो कवरिंग होगी वो कहलाती है पेरीमाइजियम। स्केलेटल मसल के अराउंड एपीमाइजियम, स्केलेटल मसल डिवाइड हुआ छोटे टुकड़ों में, उनके अराउंड पेरीमाइजियम। फिर फेसिकुलस, एक मसल फेसिकुलस के अंदर जो एक मसल का जो सेल होगा, मसल का सेल या मसल फाइबर उसे हम कहेंगे, उस मसल फाइबर के अराउंड जो कवर होगा उसे हम कहेंगे एंडोमाइजियम। तो पूरे स्केलेटल मसल के अराउंड एपीमाइजियम, एक फेसिकुलस के अराउंड पेरीमाइजियम और एक मसल फाइबर के अराउंड एंडोमाइजियम। तो अगर एक मसल है उसमें इस तरह के डब्बे हैं, ये बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स हैं, ये पूरा क्या होगा, एक मसल। ठीक है, ये डब्बे, ये बंडल्स जो है ये फेसिकुलस, इस पूरे मसल के अराउंड क्या होगी, ये पूरा मसल, तो इस पूरे मसल के अराउंड जो लेयर होगी वो एपीमाइजियम। फिर ये बीच में फेसिकुलस, इन फेसिकुलस के अराउंड जो होगी वो पेरीमाइजियम। फिर हर फेसिकुलस के अंदर मसल सेल है, ये एक मायोफिब्रिल है। ठीक है, ये एक मसल फाइबर है या मसल सेल है, इस मसल फाइबर के अराउंड जो है वो एंडोमाइजियम है। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। एक मसल फाइबर जो है, एक स्केलेटल मसल के 1000 या 100 से लेके कई हज़ार तक मसल फाइबर्स हो सकते हैं। यानी कि ये इस तरह के जो ये मसल फाइबर्स हैं ये कितने 100 से 1000 तक हो सकते हैं, 1 2 3 इस तरह से 200 300 400। अब उन मसल फाइबर्स का लेंथ कितनी हो सकती है, ये जो मसल फाइबर है इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 1 मिलीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। और इस मसल फाइबर की विड्थ, डायमीटर कितना हो सकता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर, ये इसकी डायमीटर 10 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। फिर उसके बाद ये बात करता है कि ये जो मसल फाइबर है इसके अंदर फर्दर एक, हर मसल फाइबर के अंदर पतले पतले पैरेलल रनिंग थ्रेड लाइक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिन्हें हम कहेंगे मायोफिब्रिल्स। ये इस तरह से, ये एक मसल है उसके अंदर इस तरह के पतले पतले यूं रन कर रहे होंगे, इन्हें हम कहेंगे मायोफिब्रिल्स। अब मायोफिब्रिल्स जो है इनका डायमीटर कितना होता है, 1 to 2 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। यानी एक मायोफिब्रिल जो ये है इसका डायमीटर 1 to 2 माइक्रोमीटर। फिर हर मायोफिब्रिल जो होता है, हर मायोफिब्रिल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं 2 मायोफिलामेंट्स। फिलामेंट मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो हर मायोफिब्रिल के अंदर 2 माइक्रोफिलामेंट होते हैं। माइक्रोफिलामेंट कह लें या फिर मायोफिलामेंट कह लें। मायो रिप्रेजेंट करेगा कि मसल के अंदर धागा, और माइक्रो मतलब क्योंकि ये हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आएगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा,
छोटा स्ट्रक्चर है। तो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं मायोफिब्रिल के अंदर, दो तरह के माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन थिन फिलामेंट, मायोसिन थिक फिलामेंट। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि आप सोच लें एक्टिन है तो थिन, थिन और थिन एक जैसा है, और मायोसिन एम से, मायोसिन एम से मोटा यानी कि थिक फिलामेंट। तो यूँ आपको याद रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन की कि स्केलेटल मसल क्या होता है, मसल होता है, फिर उसमें हम स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, उसके अराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर होगा जिसे हम एपीमाइजियम कहेंगे। फिर स्केलेटल मसल जो है वो बंडल्स ऑफ मसल्स में डिवाइड होगा जिन्हें हम फेसिकुलाई या फेसिकुलस कहेंगे। फिर फेसिकुलस के अराउंड जो कवरिंग होगी उसे हम कहेंगे पेरीमाइजियम। फिर फर्दर जो फेसिकुलस है वो डिवाइड होगा मसल फाइबर्स या मसल सेल्स के अंदर, उन मसल फाइबर्स या मसल सेल्स के अराउंड जो कवर होगा उसे हम कहेंगे एंडोमाइजियम। अब आप देखिए एंडो लफ्ज़ जहाँ आता है उसका मतलब होता है इनसाइड, अंदर, और एपी मतलब आउटर। तो स्केलेटल मसल बड़ा है ना, इसके अराउंड जो ये स्केलेटल मसल पूरे के अराउंड है वो एपीमाइजियम, और जो एक इस मसल फाइबर के अराउंड, एक मसल सेल के अराउंड है वो एंडोमाइजियम। ठीक, फिर हमने देखा कि कितने मसल फाइबर्स हो सकते हैं एक मसल के, 100 से कई हज़ार तक। ठीक है, उनका लेंथ देखिए, उनकी डायमीटर देखिए कितना होता है। फिर हर मसल फाइबर्स के अंदर माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं जो कि पैरेलल रन कर रहे होते हैं। अब ये जो मसल फाइबर है इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अराउंड जो स्ट्रक्चर है जो इसको कवर कर रहा है, क्योंकि ये एक मसल का सेल है, सेल के अराउंड सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहेंगे सार्कोलीमा। ठीक है, सार्कोलीमा सेल मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की। ठीक है, अब मसल फाइबर की या मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी सार्कोलीमा, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म। ठीक, इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसको हम कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे न्यूरॉन के अंदर जो एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन न्यूरॉन का हिस्सा होते हैं, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। इसी तरह जो सार्कोमेयर यानी कि जो एक हिस्सा है मसल फाइबर का उसे हम सार्कोमेयर कहते हैं, उसका जो साइटोप्लाज्म है वो सार्कोप्लाज्म कहलाएगा, उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो सार्कोलीमा है ना मायोफिब्रिल्स की या मसल फाइबर्स की, इसे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। मायोफिब्रिल्स छोटा स्ट्रक्चर है, मसल फाइबर ये सिलेंड्रिकल गोल सी स्ट्रक्चर है जो कि एक बंडल ऑफ मसल के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर इस मसल फाइबर यानी मसल सेल के अंदर जो पतले पतले होते हैं वो मायोफिब्रिल्स होते हैं। फिर उन मायोफिब्रिल्स में जो स्ट्रक्चर्स थ्रेड लाइक थिन फिलामेंट्स होते हैं वो ये होते हैं। तो पहले फाइबर है यानी सेल, फिर फिब्रिल है और फिर फिलामेंट है। ठीक, तो वो जो ये मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन है सार्कोलीमा है, ये यूं अंदर डीप इन्वेजिनेशन जिसने डीप अंदर घुसी होती है और कुछ खड्डे से बनाए होते हैं। जैसे ये अगर मसल फाइबर है तो इसके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूं ऐसे 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 हुई हुई है, तो इसके यूं होने से, मैं बना के दिखाती हूँ, ये मसल फाइबर है, इसके यूं ये ऊपर जो इसके कवर है उसने यूं खड्डा बनाया हुआ है, ऐसे ऊपर से जब गुजर रही है तो अंदर घुसी हुई है मसल फाइबर के अंदर। तो इसको हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, टी फॉर ट्रांसवर्स और ट्यूब्यूल। ट्रांसवर्स यानी कि लंबे लंबे उसमें खड्डे से होते हैं जिन्हें हम ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रिटी मच जो है वो डिस्कशन ऑलमोस्ट हो गई सारी बातों की कि स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिन मायोसिन क्या होते हैं, इनकी जो है वो कितनी लेंथ होती है, कितनी हाइट विड्थ, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो मायोफिब्रिल्स को फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। मायोफिब्रिल्स की डिटेल डिस्कशन के साथ हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होती है। मायोफिब्रिल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं ये असल में मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू ही तो मूवमेंट होती है। तो ऐसा क्या होता है कि मसल हर वक्त अकड़ा हुआ, हर वक्त कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होता। तो ये देखेंगे हम किस तरह से ये काम करते हैं। एक्टिन मायोसिन जो दो प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा दो सपोर्टिंग प्रोटीन्स होती हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ये किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो है, हाँ, और एक और चीज़, जो ये आपके मसल फाइबर्स होते हैं इसके अराउंड जो इसके एंड पे मसल फाइबर्स के ऊपर ये एंडोमाइजियम जो है, और ख़ुद मसल फाइबर्स एंड की तरफ इसमें कोलेजन ज़्यादा हो जाता है जो कि एक प्रोटीन है आखिरी जो कोने हैं इन साइलेंडर्स के, और वहाँ से वो टेंडन्स बना लेते हैं। फिर टेंडन इन मसल फाइबर्स को कनेक्ट कर देता है बोन के साथ।
या स्केलेटल एलिमेंट्स के साथ। आपकी बुक में लिखा है कि ये टेंडन कनेक्ट करता है मसल को स्केलेटल एलिमेंट्स से, तो स्केलेटल एलिमेंट्स या तो बोन होगा या कार्टिलेज होगा। तो बोन या कार्टिलेज के साथ आपका कनेक्शन जब बना देता है मसल का, वो चीज़ जो इन्हें जोड़ती है वो टेंडन कहलाती है, वो टिश्यू टेंडन कहलाता है। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आपको किसके ऊपर डिटेल में बताऊंगी। पहले हमने मसल्स पढ़े, मसल्स में स्केलेटल मसल्स, फिर स्केलेटल मसल्स के अंदर हमने डिटेल से देखा मसल फाइबर्स को। अब हम मायोफिब्रिल्स यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फर्दर डिटेल में हम जा रहे हैं मायोफिब्रिल्स की। तो थोड़ा सा ओवरव्यू इस लेक्चर में दूंगी, बाकी जो मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्शन का वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप ओनली द स्ट्राइएटेड नेचर ऑफ द मायोफिब्रिल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। दिस इज सीन एज अ रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स कॉल्ड द आई बैंड्स एंड ए बैंड्स रिस्पेक्टिवली बाय थिन डार्क लाइंस। ठीक है, कहता है कि आपका जो जब आप मायोफिब्रिल्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको स्ट्राइशंस ही सिर्फ नज़र आती हैं, यानी कि एक लाइन जैसा या स्ट्राइप जैसा या लकीरें जैसा, कहीं तेज़ हल्की और कहीं तेज़ और कहीं हल्की लकीरें। जैसे ये तेज़ लकीर है और उसके बाद ये एक हल्की लकीर, फिर ये तेज़ लकीर और फिर उसके बाद हल्की लकीर, फिर तेज़ लकीर और हल्की लकीर, यूं करके आपको नज़र आते हैं। डार्क जगह लाइट जगह, डार्क जगह लाइट जगह। ठीक है, तो जो डार्क जगह होती है उसे हम, एक आई बैंड होता है और एक होता है ए बैंड। ठीक है, आई बैंड और ए बैंड। तो आई बैंड जो होता है वो थिन होता है और ए बैंड जो है वो थिक डार्क लाइंस होती हैं। ठीक, ये मैं आपको दोबारा, जो थिक है वो डार्क भी ज़्यादा होगा, ठीक है, वो ज़्यादा डार्क होगा। दोबारा से बताती हूँ पढ़ के। दिस इज सीन एज रेगुलर अल्टरनेशन। अल्टरनेशन मतलब एक दफ़ा ये तो फिर दूसरी दफ़ा वो, एक दफ़ा डार्क तो दूसरी दफ़ा लाइट। थिक अल्टरेशन हो रही हैं रेगुलरली ऑफ द लाइट एंड डार्क बैंड्स कॉल्ड आई बैंड्स एंड ए बैंड्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि आई बैंड्स थिन होंगे, ठीक है, और ए बैंड्स क्या होंगे, डार्क होंगे और थिक होंगे। ठीक, लाइट एंड डार्क बैंड्स। ठीक, अब आई बैंड्स क्या है, थिन है और लाइट है, और ए बैंड्स थिक और डार्क है। आप बस इसको इस तरह से देख लें कि एक हिस्सा हो गया सेल मायोफिब्रिल के अंदर, एक हिस्सा आई बैंड है जो कि लाइट कलर का होता है और जो ए बैंड है वो डार्क कलर का होता है। उसके बाद कहता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज। अब हमने क्या पढ़ा कि लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है उसके अंदर हमें सिर्फ इतना नजर आएगा कि एक डार्क हिस्सा एक लाइट हिस्सा, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में इतनी ज़्यादा मैग्निफिकेशन की पावर, इतनी ज़्यादा दिखाने की पावर या कुव्वत नहीं होती, तो उसमें हमें नज़र आएगा कि बस लाइट और डार्क बैंड्स हैं। और फिर जो आई बैंड्स हैं उन्हें हम कह देंगे लाइट बैंड्स हैं, और जो ए बैंड्स हैं उन्हें हम कह देंगे डार्क लाइंस, और उनके दरमियान में थिन डार्क लाइंस होंगी। यानी इस तरह से हमें कुछ स्ट्रक्चर नजर आएगा, ऐसे उनके दरमियान में ऐसे डार्क, और भी मोटी तो नहीं होंगी, पतली होंगी, मगर रंगत उनकी और भी गहरी होगी। तो इनके दरमियान में हमें ऐसे कुछ लाइंस गुजरती हुई नजर आएंगी, पहले स्ट्राइशंस और फिर कुछ पतली पतली डार्क लाइंस। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं दिख रहा, ये तो हमें लाइट माइक्रोस्कोप से सिर्फ इतना दिख रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करें तो हमें क्लियरली वाज़े तौर पे दिखेगा, साफ नज़र आएगा कि इन बैंड्स की अरेंजमेंट किस तरह से होती है और किस चीज़ से होती है, थिक और थिन फिलामेंट्स, एक्टिन और मायोसिन के थ्रू होती है। ठीक, ट्रांसवर्सिंग in middle of each eye band is a dark line called the Z line. Z for Zwischenscheibe, a German word meaning between discs. ठीक है, अब क्या है कि हर आई बैंड के दरमियान में एक, ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आएगा कि हर आई बैंड के दरमियान जो लाइन होगी वो है जी लाइन। ठीक है, और हर जो ए बैंड के दरमियान में लाइन होगी, अच्छा जी एक जर्मन लफ्ज़ है और इसका मतलब क्या होता है, बिटवीन डिस्क, तहों के दरमियान या लेयर्स या प्लेट्स के दरमियान जो लाइन है। The section of myofibril between two Z lines is called a sarcomere. तो जो इस तरह से अगर ये Z lines हैं तो इन जो दो Z lines के दरमियान का हिस्सा है, इतना हिस्सा, इसको हम क्या कहेंगे, sarcomere. Distance और structure area between two Z lines is called sarcomere. अब sarcomere क्या है, structural and functional unit of muscle. ठीक है, structural and functional unit of kidney क्या था, नेफ्रॉन।
अगर आप बोन की बात करें तो उसमें क्या था, ऑस्टियोन। अगर न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें न्यूरॉन। तो इसी तरह से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट, ऑफ मसल इज कॉल्ड सार्कोमेयर। ठीक, दो जी लाइंस के दरमियान में एक सार्कोमेयर होगा। द सेक्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू जी लाइंस इज कॉल्ड अ सार्कोमेयर विच इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। From the Z line, actin filaments extend in both directions, while in the center of the sarcomere are found only myosin filaments. अब कहते हैं कि ये Z लाइन है, कुछ कुछ इससे हिस्सा बाहर भी तो निकला हुआ है, तो ये एक्टिन फिलामेंट के हिस्से, इतना अगर एक्टिन है तो इतना हिस्सा एक्टिन फिलामेंट का Z लाइन्स के बाहर भी होता है, मगर फुल जो बीच में सिर्फ हिस्सा होता है वो मायोसिन फिलामेंट्स यानी कि थिक फिलामेंट्स का होता है। ठीक, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि ए बैंड क्या है, डार्क है, आई बैंड लाइट है, उसके बीच में जी लाइंस हैं, जी लाइंस के दरमियान का एक हिस्सा सार्कोमेयर है। एक सार्कोमेयर स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल है और उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है एक मसल का। ठीक, अब इसके बाद हम जो ये सार्कोमेयर है इसको फर्दर पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होती है। इसको अगले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गई हो कि इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ मसल्स क्या होते हैं, फिर हमने स्केलेटल मसल्स को डिस्कस किया, स्केलेटल मसल्स की हम डिटेल में गए, और फिर उसके बाद जो है हमने ये देखा कि एक स्केलेटल मसल्स के अंदर किस तरह से कवरिंग्स होती हैं, फेसिकुलस क्या होते हैं, एक मसल के अंदर मसल फाइबर्स क्या होते हैं, फिर मसल फाइबर्स के अंदर मायोफिब्रिल्स और फर्दर उसके अंदर मायोफिलामेंट्स। तो यहाँ पे हमारी ये वाली डिस्कशन स्ट्रक्चर की ख़त्म हुई। अब अगले में जो है हम इसी मायोफिब्रिल्स, ए बैंड, आई बैंड, जी लाइन और फर्दर और कुछ लाइंस पढ़ के फिर हम देखेंगे कि इनकी कॉन्ट्रैक्शन में क्या हालत होती है और रिलैक्सेशन में क्या हालत होती है और क्या चेंजेस इनके कंडीशंस में आते हैं। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।